हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नरवाजपन या मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, हाँ, नरवाजपन या इसी को क्या बोल रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो एक होता है बांझपन और एक होता है नपुंसकता। दो शब्द होते हैं, मैं दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अपन। एक होता है बच्चों क्या, ये लिखा हुआ है जो नरबांझपन। ठीक है, नरबांझपन। और एक होता है नर नपुंसकता। नपुंसकता, ठीक है, दो शब्द हैं, नरवांझपन और एक है नर नपुंसकता। नरवांझपन को बोल रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। और नर नपुंसकता को बोलते हैं मेल स्टरलिटी। क्या बोलते हैं? मेल स्टरलिटी। क्लियर है? तो नरवांझपन और नर नपुंसकता क्या है, दोनों में क्या अंतर है? देखो भाई, नरवांझपन मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, नपुंसकता मतलब ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता और ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन नरवांझपन को उपचार किया जा सकता है, इसका उपचार करके इस नर को बच्चे देने लायक बना सकते हैं। नर नपुंसकता इसका उपचार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इसका उपचार करके इसको सही नहीं किया जा सकता, ये हमेशा नपुंसक रहेगा। बांझपन को उपचार करके सही किया जा सकता है। ठीक है, ये अंतर है इसमें कि इनफर्टिलिटी को तो सही कर सकते हैं, स्टरलिटी को सही नहीं कर सकते। तो उपचार से सही किया जा सकता है, किसको? बांझपन को उपचार से सही किया जा सकता है। ठीक है, और नपुंसकता को उपचार से सही नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही नपुंसक रहेगा। ठीक है, इसको उपचार से हम सही नहीं कर सकते, इसको उपचार के द्वारा सही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है, नरबांझपन में, और ये हो गया नर नपुंसकता। क्लियर? इसको तो उपचार से सही कर सकते हैं, इसको उपचार से सही नहीं कर सकते। अब नरबांझपन किन कारणों से आ सकता है? तो देखो भाई, नरबांझपन किस कारण से आ सकता है? नरबांझपन, क्या कारण है नरबांझपन के? तो एक है पहला संक्रामक कारक। क्या हो सकते हैं? संक्रामक कारक या संक्रामक रोग। कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनकी वजह से पशु जो है बांझ हो गया है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे पशु जो है बांझ हो सकता है? तो जैसे बुर्सेलोसिस। कौन सी? बुर्सेलोसिस। ठीक है, ये बीमारी में बांझपन आ जाता है। विब्रियोसिस। कौन सी? विब्रियोसिस। विब्रियोसिस बीमारी में पशु बांझ हो सकता है। और कौन सी बीमारी हो सकती है इसके अलावा? ठीक है, तो जैसे ट्राइकोमोनियास। क्या? ट्राइकोमोनियासिस, जिसको ट्राइकोमोनास फीटस कहते हैं, ट्राइकोमोनियासिस। और क्या हो सकता है? कुछ असंक्रामक कारक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? असंक्रामक कारक, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग हो सकते हैं। असंक्रामक रोग में और कुछ शुक्राणु में विकार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? शुक्राणु दोष। ठीक है, तो नरबांझपन के तीन कारण हैं, संक्रामक रोग, शुक्राणु दोष और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में बुर्सेलोसिस, विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनियासिस है। शुक्राणु दोष दो प्रकार के,
एक होता है शुक्राणु दोष और एक होता है शुक्राणु विकार। क्या होता है? एक तो हो गया तुम्हारा शुक्राणु दोष में शुक्राणु विकार और एक हो गया शुक्राणु विषमता। ठीक है, कि शुक्राणु में गड़बड़ी हुई है ना। हाँ, कि शुक्राणुओं में कोई गड़बड़ी है तो उसको शुक्राणु दोष कह रहे हैं। तो शुक्राणु विकार हो सकते हैं या शुक्राणु विषमता हो सकती है। असंक्रामक रोग की बात करें, असंक्रामक रोग में क्या क्या हो सकता है? तो जैसे क्रिप्टोक्रिड्ज्म हो सकती है एक बीमारी। कौन सी? क्रिप्टोक्रिड्ज्म। अभी क्या होती है बताएंगे। ये बीमारी हो सकती है जिससे नर बांझ हो सकता है। ऑर्काइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑर्काइटिस हो सकता है उसको। टेस्टिकुलर, और क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर एप्लेशिया हो सकता है। और क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर हाइपोप्लेशिया हो सकता है। और क्या हो सकता है? और उसको हो सकता है बच्चों क्या? इंग्वाइनल हर्निया। क्या हो सकता है? इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। और उसको क्या हो सकता है? और उसको हो सकता है हर्मोफ्रोडाइट। क्या हो सकता है? हर्मोफ्रोडाइट। ये सारी बीमारियां कैसी हैं? असंक्रामक रोग हैं जिनकी वजह से नर जो है वो बांझ हो सकता है। ये संक्रामक बीमारी हैं जिनकी वजह से नर बांझ हो सकता है। शुक्राणु विकार और शुक्राणु विषमता। शुक्राणु विषमता में प्राथमिक विषमता, कौन सी विषमता? प्राथमिक विषमता। एक होती है द्वितीयक विषमता, एक होती है तृतीयक विषमता। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की विषमता होती है। प्राथमिक विषमता, द्वितीयक विषमता, तृतीयक विषमता। शुक्राणु में दोष हो सकते हैं। ठीक है, शुक्राणु खराब हो। और शुक्राणु विकार की बात करें तो शुक्राणु विकार में हम पढ़ेंगे एक होता है डाइडेम डिफेक्ट। क्या होता है? डाइडेम डिफेक्ट। एक होता है नोब्ड डिफेक्ट। कौन सा होता है? नोब्ड डिफेक्ट। अभी इनको एक्सप्लेन करेंगे अपन, है ना, सिर्फ देख रहे हैं अभी तो। एक होता है डैग डिफेक्ट। क्या होता है? डैग डिफेक्ट है। एक होता है स्यूडो ड्रॉपलेट डिफेक्ट। क्या होता है? स्यूडो ड्रॉपलेट डिफेक्ट। एक होता है डिकैपिटेटेड डिफेक्ट। क्या होता है? डिकैपिटेटेड डिफेक्ट। तो ये सारी बीमारियां मिलके क्या कर सकती हैं? नर को बांझपन बना सकती है। कोई सी बीमारी, संक्रामक रोग में ब्रुसेलोसिस, विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनास। असंक्रामक रोग में क्रिप्टोक्रिड्ज्म, ऑर्काइटिस, टेस्टिकुलर एप्लेशिया, टेस्टिकुलर हाइपोप्लेशिया, इंग्वाइनल हर्निया, हर्मोफ्रोडाइट। और शुक्राणु दोष में शुक्राणु विकार और शुक्राणु विषमता। शुक्राणु विकार मतलब शुक्राणु खराब हो, और शुक्राणु विषमता मतलब शुक्राणु के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी है। शुक्राणु के साथ, शुक्राणु का कोई गलती नहीं थी, उस बेचारे को खत्म कर दिया गया। प्राथमिक विषमता, द्वितीय विषमता, तृतीय विषमता। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको। देखो, सबसे पहले हम बात करें नर बांझपन के दो प्रकार होते हैं। क्या बच्चों? नर बांझपन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है इम्पोटेंसिया। पहला इम्पोटेंसिया, इम्पोटेंसिया कोएंडी। कौन सा? इम्पोटेंसिया कोएंडी। और एक होता है इम्पोटेंसिया जनरेंडी। इम्पोटेंसिया नरबांझपन के कारण क्या हैं? तो वो बीमारी हमने बता दी, इतने कारण हो सकते हैं। अब नरबांझपन के दो प्रकार हैं, इम्पोटेंसिया कोएंडी और इम्पोटेंसिया जनरेंडी। इसका मतलब क्या है? इम्पोटेंसिया कोएंडी होता है कि कामोत्तेजना में कमी। क्या?
कामोत्तेजना में कमी और समागम में असमर्थता, समागम में असमर्थता। अभी समझेंगे इसका मतलब क्या है ना। और इम्पोटेंसिया जनरेंडी मतलब होता है निषेचन में असमर्थता। क्या है? निषेचन में असमर्थता। ठीक है। इनएबिलिटी टू कोपुलेट एंड इनएबिलिटी टू फर्टिलाइज। सिंपल सी भाषा में समझो, इम्पोटेंसिया कोइंडी का मतलब है जो सांड है वो उसका मन ही नहीं है समागम करने का। ठीक है, उसके अंदर काम उत्तेजना ही नहीं है, काम उत्तेजना में कमी आई है, या फिर समागम में असमर्थता, वो समागम ही नहीं कर पा रहा है? ये है इम्पोटेंसिया कोइंडी। इम्पोटेंसिया जनरेंडी का मतलब सांड जो है बढ़िया काम उत्तेजना है उसके अंदर, खूब उसका मन है समागम करने का, बढ़िया समागम की कर रहा है, लेकिन उसके शुक्राणुओं में प्रॉब्लम है जिससे निषेचन नहीं होता। बढ़िया समागम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम उत्तेजना बढ़िया है, लेकिन शुक्राणु जो हैं वो अंडा के साथ निषेचन नहीं कर पाते, तो निषेचन में असमर्थता जनरेंडी। और समागम ही नहीं कर पा रहा है सांड, है ना, या तो समागम नहीं कर पा रहा है या उसके अंदर काम उत्तेजना खत्म हो गई है, तो काम इम्पोटेंसिया कोइंडी। क्या बोलेंगे? इम्पोटेंसिया कोइंडी। अब सुनो, ये कब हो सकता है भाई? वो क्यों नहीं कर पा रहा है समागम, क्या रीजन है, या काम उत्तेजना खत्म क्यों हो गई है? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके अंदर इम्पोटेंसिया कोइंडी होता है? सबसे पहले बेलेनोपोस्थाइटिस एक बीमारी होती है बच्चों। क्या? बेलेनोपोस्थाइटिस क्या होती है मैं बताऊंगा। बेलेनोपोस्थाइटिस, पोस्थाइटिस, ठीक है। एक होती है फीमोसिस। क्या होती है बच्चों? फीमोसिस। एक होती है पैराफीमोसिस, पैराफीमोसिस। एक होती है डाइफेलस। क्या होती है? डाइफेलस। एक होती है फेलोकैम्पेसिस। क्या होती है? फेलोकैम्पेसिस। एक होती है ब्रोकन पेनिस। क्या होती है? ब्रोकन पेनिस। और एक होती है डबल पेनिस। क्या होती है? ये 7 ही है टोटल, ठीक है। इन 7 को ध्यान देते हैं। तो इनकी वजह से ये बीमारियां जो हैं, इनकी वजह से जो है वो क्या नहीं कर पा रहा है? काम उत्तेजना नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, इम्पोटेंसिया कोइंडी का मतलब क्या है कि भाई वो सांड जो है उसका मन नहीं है समागम करने का, या वो समागम नहीं कर पाता है, काम उत्तेजना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ये बीमारियां हो चुकी हैं। बेलेनोपोस्थाइटिस, शिश्न और प्रीपियूस की सूजन, जो उसका शिश्न है वो सूज गया है, तो शिश्न सूज गया है तो समागम कैसे करेगा वो? नहीं कर पाएगा ना। फीमोसिस, फीमोसिस का मतलब है कि ग्लांस शिश्न प्रीपियूस के अंदर से जो है शिश्न बाहर नहीं निकल पा रहा है। प्रीपियूस के अंदर जो प्रीपियूस होता है उसके अंदर से ग्लांस पेनिस जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो शिश्न का प्रीपियूस से बाहर नहीं निकलना। पैराफीमोसिस का मतलब क्या है कि सांड का ग्लांस पेनिस जो है वो वापस अंदर नहीं जा रहा है पैराफीमोसिस। डाइफेलस, डाइफेलस मतलब 2 शिश्न होना, ठीक है। कभी कभी होता है कि 2 शिश्न हो जाते हैं, ठीक है, तो 2 शिश्न हो गए तब भी समागम नहीं कर पाएगा। फेलोकैम्पेसिस, फेलोकैम्पेसिस मतलब शिश्न 2 भागों में बट गया है, शिश्न बीच में से कट गया है, 2 भागों में बट गया है, तब भी वो समागम नहीं कर पाएगा। और ब्रोकन पेनिस मतलब उसका शिश्न टूट गया है, ठीक है, शिश्न जो है वो टूट गया है या उसमें कोई चोट आ गई है, तब भी वो समागम। जब शिश्न यार सही नहीं है तो समागम कैसे कर पाएगा? तो उसकी समागम का मन नहीं करेगा, ना उसकी काम उत्तेजना का मन करेगा, तो इसको बोलते हैं इम्पोटेंसिया कोइंडी। अब निषेचन में असमर्थता कैसे हो सकती है? तो निषेचन में असमर्थता, मैंने जो बीमारियां बताई थी वो सारी इम्पोटेंसिया जनरेंडी है। अभी जो बताई थी ये सब क्या है?
ये सब इम्पोटेंसिया जनरेंडी है। इनमें सब में निषेचन में असमर्थता होगी। शुक्राणु में दोष है, कोई असंक्रामक रोग है, कोई संक्रामक रोग है, इन सब में ये सब क्या है, ये इम्पोटेंसिया जनरेंडी है। क्या है बच्चों? इम्पोटेंसिया जनरेंडी। इनमें क्या है, निषेचन में असमर्थता है। ये सब होंगी तो निषेचन नहीं हो पाएगा, है ना। और बच्चों ये होंगी, ये सारी बीमारियां, तो उसका समागम का मन नहीं करेगा। तो ये इम्पोटेंसिया कोइंडी है और इम्पोटेंसिया जनरेंडी है। कोइंडी का मतलब कामोत्तेजना में कमी, समागम में असमर्थता। जनरेंडी का मतलब निषेचन में असमर्थता। अब एक एक करके इन बीमारियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे कौन सी, बेलेनोपोस्टाइटिस। कौन सी बच्चों? बेलेनोपोस्टाइटिस। बेलेनोपोस्टाइटिस का मतलब होता है शिश्न तथा प्रिप्यूस की सूजन। क्या होता है बच्चों? शिश्न तथा प्रिप्यूस की सूजन। शिश्न तथा प्रिप्यूस की सूजन बेलेनोपोस्टाइटिस कहलाती है। और यहीं पे हम बात करें, एक होता है बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस का मतलब होता है शिश्न की सूजन। क्या होती है? सिर्फ शिश्न की सूजन, है ना, शिश्न की सूजन। सिर्फ शिश्न की सूजन है तो बेलेनाइटिस। बेलेनोपोस्टाइटिस शिश्न तथा प्रिप्यूस की सूजन, ये हो जाएगा तो वो समागम नहीं करेगा। दूसरा है बच्चों फीमोसिस। क्या है? फीमोसिस। फीमोसिस का मतलब है शिश्न का प्रिप्यूस से बाहर नहीं आना, या ग्लांस पेनिस का, ठीक है, शिश्न का प्रिप्यूस से बाहर नहीं आना। शिश्न जो है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है प्रिप्यूस से, फीमोसिस। नेक्स्ट है पैराफीमोसिस। क्या है बच्चों? पैराफीमोसिस। पैराफीमोसिस उल्टा है इसका, शिश्न प्रिप्यूस से बाहर नहीं आ रहा है और बाहर आ गया है तो अंदर नहीं जा रहा है। शिश्न का प्रिप्यूस के अंदर नहीं जाना, पैराफीमोसिस। शिश्न का प्रिप्यूस के अंदर नहीं जाना, शिश्न का प्रिप्यूस के अंदर नहीं जाना, पैराफीमोसिस। नेक्स्ट क्या है? डाईफेलस। डाईफेलस। डाईफेलस का मतलब होता है दो शिश्न का होना। क्या? दो शिश्न का होना, ठीक है, शिश्न का दो शिश्न का होना। नेक्स्ट है ब्रोकन पेनिस। क्या है बच्चों? ब्रोकन पेनिस। ब्रोकन पेनिस का मतलब होता है शिश्न का टूट जाना, है, शिश्न का टूट जाना, शिश्न टूट गया है। और एक होता है फेलोकैम्पेसिस। फेलोकैम्पेसिस। फेलोकैम्पेसिस का मतलब है क्या है? शिश्न का दो भागों में बट जाना। शिश्न का दो भागों में बट जाना क्या कहलाता है? फेलोकैम्पेसिस। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से वो समागम नहीं कर रहा है। ये सारे किसके रीजन है? इम्पोटेंसिया कोइंडी। शिश्न तथा प्रिप्यूस की सूजन बेलेनोपोस्टाइटिस, शिश्न का प्रिप्यूस से बाहर नहीं निकलना फीमोसिस, अंदर नहीं जाना पैराफीमोसिस, दो शिश्न का होना डाईफेलस, ब्रोकन पेनिस शिश्न का टूट जाना, और फेलोकैम्पेसिस मतलब शिश्न का दो भागों में बट जाना। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये दो हैं, ये खूब पूछे जाते हैं कि शिश्न का प्रिप्यूस से बाहर नहीं निकलना फीमोसिस, अंदर नहीं जाना पैराफीमोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? इनकी वजह से वो समागम नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इम्पोटेंसिया जनरेंडी। इम्पोटेंसिया जनरेंडी की बात करें बच्चों, किसकी? इम्पोटेंसिया जनरेंडी। इम्पोटेंसिया जनरेंडी मतलब है निषेचन में असमर्थता।
वो निषेचन नहीं कर पा रहा है ना, निषेचन में असमर्थता। ठीक है बच्चों, अब सुनो, कहानी कुछ ऐसी है, कैसी है बच्चों, कि जो सांड है वो बढ़िया समागम कर रहा है लेकिन उसके शुक्राणु काम के नहीं है। ठीक है, तो निषेचन में असमर्थता है। अब शुक्राणु निषेचन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके क्या रीजन है, तो उसके बहुत सारी बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हो सकते हैं, संक्रामक रोग में हमने रोगों में पढ़ लेंगे। यहां हम बात करें शुक्राणु विकार, क्या शुक्राणु दोष। शुक्राणु दोष में हमने दो चीज पढ़ी, क्या, एक तो शुक्राणु विषमता, शुक्राणु विषमता, और एक हमने पढ़े शुक्राणु विकार। क्या पढ़े, शुक्राणु विकार। शुक्राणु दोष मतलब शुक्राणु में ही कोई दोष है, शुक्राणु विकार मतलब शुक्राणु में दोष है तभी वो क्या नहीं कर पा रहा, निषेचन नहीं कर पा रहा है। तो शुक्राणु विकार, विकार का मतलब शुक्राणु में डिफेक्ट है, कोई शुक्राणु के अंदर कमी है ना, टूटा है, फूटा है, कहीं से कुछ हो गया है, शुक्राणु के अंदर डिफेक्ट, जिसमें हमने पढ़े डाइडेम डिफेक्ट, नोब डिफेक्ट, डेक डिफेक्ट, मतलब शुक्राणु में डिफेक्ट है। डिफेक्ट मतलब शुक्राणु प्रॉपर ठीक नहीं है। शुक्राणु विषमता, कि शुक्राणु तो ठीक था लेकिन बेचारे के साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है। मतलब जैसे शुक्राणु सीमन इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठे करते समय तुमने धूप लग गई उनको, है धूप में मर गए, या ठंड में मर गए, वो तुमने ग्लिसरॉल नहीं मिलाया तो उनको ठंड में मार दिए तुमने, या शुक्राणु को खुला छोड़ दिया, है ना, तो शुक्राणु को तुमने क्या किया, वीर्य निकालते समय शुक्राणु को मार दिया। या फिर तुमने क्या कर रहे, थ्रोइंग कर रहे हैं, थ्रोइंग करते समय उनको गर्म पानी में बहुत देर तक डाल दिया तो शुक्राणु मर जाएंगे, है ना, तो शुक्राणु को तुम मार रहे हो इसमें। या शुक्राणुओं के साथ सेमनीफेरस नलिकाओं में जगह नहीं मिली, कोई नलिका पिचकी रह गई वृषण के अंदर, वहाँ शुक्राणु फंसे रह गए, वही मर गए बेचारे। या एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, जो नली में होके आते हैं शुक्राणु वृषणों से, वहाँ कहीं फंसे रह गए, जमाव हो गया तो बेचारे वहाँ मर गए, तो वो थोड़ी ना तो सही थे, उनको मार दिया गया रास्ते में, तो उसको बोलते हैं विषमता। तो विषमता तीन प्रकार की, एक तो प्राथमिक विषमता, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है, प्राथमिक विषमता, द्वितीयक विषमता, और एक कौन सी है बच्चों, तृतीयक विषमता। तृतीयक विषमता, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राथमिक विषमता क्या है, द्वितीयक विषमता क्या है। सबसे पहले बात करें प्राथमिक विषमता। प्राथमिक विषमता का मतलब है कि शुक्राणुओं में सेमनीफेरस नलिकाओं में शुक्राणुओं के साथ गड़बड़ी हुई है। कहाँ पे हुई है, सेमनीफेरस नलिकाओं में शुक्राणु के साथ क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक विषमता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक विषमता, ठीक है। तो शुक्राणुओं का सेमनीफेरस नलिकाओं में विषमता हुई है उनके साथ, ठीक है। तो सेमनीफेरस नलिका में हुई विषमता, सेमनीफेरस नलिका में हुई विषमता, क्या भाई, सेमनीफेरस नलिका जहां से शुक्राणु बनते वहीं उनके साथ कोई गड़बड़ी कर दी है, तो प्राथमिक विषमता है। द्वितीयक विषमता मतलब, द्वितीयक विषमता मतलब है कि सेमनीफेरस नलिकाओं में कोई विषमता नहीं हुई उनके साथ, फिर सेमनीफेरस नलिका से रेटेटेस्टिस है, रेटेटेस्टिस से वास एफरेंस, वास एफरेंस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के अंदर कहाँ बच्चों, एपिडिडाइमिस या वास डिफरेंस, या कहाँ पर वास डिफरेंस जो नली है उनमें अगर कोई विषमता हुई है शुक्राणु के साथ, में हुई विषमता द्वितीयक विषमता कहलाती है। सेमनीफेरस नलिका में कोई विषमता हुई है, प्राथमिक विषमता। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में कोई विषमता हुई है, द्वितीयक विषमता। और नेक्स्ट बच्चों कौन सी है, तृतीयक विषमता। तृतीयक विषमता मतलब या तो स्खलन के समय जब शुक्राणु बाहर निकल रहे थे तब उनके साथ विचारों के साथ कोई विषमता हो गई, या
वीर्य के एकत्रण करते समय कोई विषमता हुई है, जैसे मैंने बताया स्ट्रो के समय, ठीक है। तो स्खलन के समय या शरीर से बाहर हुई विषमता तृतीयक विषमता कहलाती है। अरे सेमनीफेरस नलिकाओं में छेड़छाड़ी हुई है उनके साथ, प्राथमिक विषमता। उससे आगे एपिडाइमिस वास्ट डिफरेंस में कोई छेड़छाड़ी हुई है, द्वितीयक विषमता। या स्खलन के समय या शरीर के बाहर निकलने के बाद उनसे छेड़छाड़ी हुई है, तृतीयक विषमता। तो इस वजह से शुक्राणु मारे गए बेचारे। अब शुक्राणु विकार देखो, इसमें तो शुक्राणु, पिछले वाले में तो शुक्राणु सही थे, अब शुक्राणु सही नहीं है, शुक्राणु के अंदर खुद ही खराबी थी। तो शुक्राणु विकार कौन कौन से हैं? दो इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक पढ़ेंगे हम डाइडेम डिफेक्ट। कौन सा पढ़ेंगे? डाइडेम डिफेक्ट। और एक पढ़ेंगे हम नोब्ड डिफेक्ट, ठीक है। एक पढ़ेंगे नोब्ड डिफेक्ट। डाइडेम डिफेक्ट और नोब्ड डिफेक्ट ये क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो डाइडेम डिफेक्ट और नोब्ड डिफेक्ट है। अब इनमें शुक्राणु के अंदर ही कोई खराबी है तो एक डिफेक्ट ही है। जैसे बोलते हैं ना शर्ट डिफेक्ट निकलेगी, डिफेक्ट मतलब शर्ट में छेद था, है ना, या पैंट फटा हुआ था तो पैंट में डिफेक्ट था। तो ऐसे ही शुक्राणु में कुछ डिफेक्ट था, इसकी वजह से वो निषेचन नहीं कर पा रहा है, तो ये होता है डाइडेम डिफेक्ट। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पाउच फॉर्मेशन डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पाउच फॉर्मेशन डिफेक्ट। अब ये नाम से बहुत बड़ा है, पर बच्चों देखो सिंपल से याद रखना, ये शुक्राणु का सिर है। क्या है? सिर। ये शुक्राणु का मध्य भाग है। क्या है? मध्य भाग। और ये शुक्राणु की क्या है? पूंछ है, ठीक है। ये शुक्राणु का क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। और ये शुक्राणु का एक्रोसोम है। क्लियर है? शुक्राणु का एक्रोसोम, शुक्राणु का केंद्रक, शुक्राणु का मध्य भाग, शुक्राणु की पूंछ। शुक्राणु के केंद्रक की झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली का अंदर की तरफ धस जाना, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर पाउच मतलब केंद्रक झिल्ली। डाइडेम डिफेक्ट का मतलब है केंद्रक झिल्ली जो है वो खराब हो चुकी है शुक्राणु की। तो केंद्रक झिल्ली में दसाव पड़ जाना, शुक्राणु की केंद्रक झिल्ली में दसाव पड़ जाना डाइडेम डिफेक्ट कहलाता है। क्या है? केंद्रक झिल्ली में दसाव पड़ जाना। क्लियर है? बस इतना सा याद रखना, सिंपल, कुछ भी याद नहीं हो तो याद रखना। डाइडेम डिफेक्ट क्या होता है? डाइडेम डिफेक्ट होता है केंद्रक झिल्ली का खराब हो जाना, शुक्राणु के केंद्रक झिल्ली खराब हो जाती है, डाइडेम डिफेक्ट। नोब्ड डिफेक्ट बोलते हैं एक्रोसोमल थिकनिंग। इसको एक चीज और देते हैं, एक्रोसोमल थिकनिंग। मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो भाई, ये शुक्राणु का सिर है, ये मध्य भाग है, और ये शुक्राणु की पूंछ है। ये शुक्राणु का केंद्रक है, ये शुक्राणु का जो आगे वाला भाग होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम पे क्या हो गई है? थिकनिंग हो गई है। थिकनिंग मतलब देखो ऐसे, एक्रोसोम पर जमाव हो जाना, कोई चीज जो है वो आके जम गई है एक्रोसोम पे, जिससे ये शुक्राणु जब निषेचन करने जाएगा तो यहां से एंजाइम स्रावित नहीं होगा, हाइलुरोनिडेज, जो अंडाणु की झिल्ली को फाड़ता है, तो ये शुक्राणु निषेचन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के शुक्राणु में जो खराबी है इसको बोलते हैं नोब्ड डिफेक्ट। तो नोब्ड डिफेक्ट मतलब एक्रोसोम में खराबी है, डाइडेम डिफेक्ट मतलब केंद्रक झिल्ली में खराबी है, सिंपल भाषा में। तो एक्रोसोम पर जमाव हो जाना। क्या? एक्रोसोम पर जमाव हो जाना। क्या हो जाना? जमाव हो जाना। कोई दिक्कत इसमें? ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो पूछे जाते हैं।
कि शुक्राणु विकार कौन कौन से हैं, शुक्राणु में खराबियाँ, ये 2 प्रकार की खराबियाँ हमने शुक्राणु में देख ली। अब कुछ और भी हैं, वो भी देखेंगे जो हमने नाम लिखाए थे पहले। एक है डैग्ड डिफेक्ट। क्या है? डैग डिफेक्ट। डैग डिफेक्ट का मतलब क्या है? डैग डिफेक्ट का मतलब है, देखो भाई, ये शुक्राणु की पूंछ है और ये शुक्राणु का सिर, ये शुक्राणु का केंद्रक और ये शुक्राणु का एक्रोसोम, और ये शुक्राणु की पूंछ ऐसे हो गई। शुक्राणु की पूंछ तो ऐसे होती नहीं है, सीधी लंबी होती है। शुक्राणु की पूंछ का मध्य भाग पर कॉइल हो जाना है, पूंछ जो है वो मध्य भाग पे आगे लिपट गई है, तो इसको बोलेंगे डैग डिफेक्ट। शुक्राणु की पूंछ का मध्य भाग पर लिपट जाना। तो ये शुक्राणु क्या करेगा? गति नहीं कर पाएगा। गति तो पूंछ खुली होनी चाहिए लंबी, जब भी तो शुक्राणु गति करेगा। ये पूंछ तो मध्य भाग पर लिपट गई है, तो इसको बोलते हैं डैग डिफेक्ट। नेक्स्ट है स्यूडो ड्रॉपलेट डिफेक्ट। क्या है बच्चों? स्यूडो ड्रॉपलेट डिफेक्ट। अब स्यूडो ड्रॉपलेट डिफेक्ट क्या है? देखो, ये शुक्राणु का मध्य भाग, ये शुक्राणु का सिर, ये शुक्राणु की पूंछ, ये शुक्राणु का केंद्रक, ये एक्रोसोम। मध्य भाग पर छोटी छोटी बूंदों का, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट मतलब बूंद, मध्य भाग पर छोटी छोटी बूंदों का जम जाना। ठीक है, बस इसकी वजह से शुक्राणु खत्म हो जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग पर छोटी छोटी बूंदों का, किसका? छोटी छोटी बूंदों का जम जाना, बस शुक्राणु डिफेक्ट है, शुक्राणु में खराबी है। एक होता है डीकैपिटेटेड डिफेक्ट। क्या होता है? डीकैपिटेटेड डिफेक्ट। डीकैपिटेटेड डिफेक्ट ये मस्त वाला डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, सुनना भाई, ये पूंछ है, ये शुक्राणु का मध्य भाग, ये शुक्राणु का सिर, क्या हो गया? ये शुक्राणु का केंद्रक, ये एक्रोसोम। अब इसमें क्या हो रहा है? शुक्राणु का मध्य भाग जो है वो और सिर से अलग ही हो गया। शुक्राणु का मध्य भाग और सिर का टूट जाना, अलग हो जाना, डीकैपिटेटेड डिफेक्ट। मध्य भाग तथा क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य भाग तथा सिर का अलग हो जाना, सिर का अलग हो जाना। ये तो वैसे ही खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक है। ये शुक्राणु तो कोई काम का ही नहीं है ना? सिर और मध्य भाग दोनों ही अलग हो गए तो डीकैपिटेटेड डिफेक्ट। तो बच्चों ये डिफेक्ट से क्वेश्चन आता है शुक्राणु विकार से। डाइडेम डिफेक्ट, केंद्रक झिल्ली में खराबी। नॉब डिफेक्ट, एक्रोजोम में खराबी। डैग डिफेक्ट, पूंछ का मध्य भाग पे घूम जाना। स्यूडो ड्रॉपलेट डिफेक्ट, मध्य भाग पे बूंदों का जमना। डीकैपिटेटेड डिफेक्ट, मध्य भाग का और सिर का अलग हो जाना। क्या कहलाएगा? शुक्राणु डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। अब बचा क्या? देखो क्या बच गया। हम पढ़ रहे थे नरवांछपन। नरवांछपन में हम शुक्राणु दोष पढ़े, इम्पोटेंसिया कोइंडी पढ़ी है ना, ये कोइंडी के भाग थे। इम्पोटेंसिया जनरेंडी में शुक्राणु दोष, ये बुर्सेलोसिस संक्रामक रोग हैं, ये हम बीमारियों में पढ़ेंगे। बस इनसे क्या होता है? बांझपन आता है। ये डिफेक्ट पढ़ लिए, शुक्राणु विकार। डाइडेम डिफेक्ट, केंद्रक झिल्ली। नोब डिफेक्ट, एक्रोजोम का खराब हो जाना। डैग डिफेक्ट, पूंछ का मध्य भाग पर घूम जाना। स्यूडो ड्रॉपलेट, मध्य भाग पे बूंदों का जम जाना। डीकैपिटेटेड डिफेक्ट मतलब मध्य भाग का सिर से अलग हो जाना। प्राथमिक विषमता, सेमनीफेरस नलिकाओं में हुई विषमता। द्वितीयक विषमता, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में हुई विषमता। तृतीयक विषमता मतलब शुक्राणुओं का शरीर से स्खलन के समय या शरीर से बाहर हुई विषमता। ये सब पढ़ लिया। बचाइए असंक्रामक रोग, क्रिप्टोकिडिज्म, ऑर्काइटिस, टेस्टिकुलर एप्लेसिया, टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया, इंग्वाइनल हर्निया। और क्रिप्टोकिडिज्म का मतलब क्या है? क्रिप्टोकिडिज्म का मतलब है बच्चों वृषणों का शरीर के अंदर रह जाना। शरीर, वृषण जो है वो शरीर के बाहर थैलेनुमा संरचना में लटके होते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। और ये शरीर के बाहर जब आते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, तो अंदर ही रह गए तो उसके शुक्राणु नहीं बनेंगे। ऑर्काइटिस मतलब वृषण में सूजन। टेस्टिकुलर एप्लेसिया, वृषणों का विकास ना होना। टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया, वृषणों का विकास कम होना। हाइपो मतलब कम, ए मतलब बिल्कुल नहीं।
इंग्वाइनल हर्निया, वृषण के अंदर इंटेस्टाइन का कोई भाग घुस जाना है। और हर्मोफ्रोडाइट मतलब एक ही जानवर के अंदर वृषण व अंडाशय दोनों का होना। अब देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं इनको। देखो, असंक्रामक रोग है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में सबसे पहले क्रिप्टोक्रिड्जम, क्या क्रिप्टोक्रिड्जम सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बीमारी है भाई, स्टार लगा दें। क्रिप्टोक्रिड्जम का मतलब क्या है? सुनना, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले उसके वृषण जो हैं वो शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे लीवर भगवान ने अंदर दिया, किडनी अंदर दी, फिर वृषण शरीर के बाहर क्यों टांग दिए हैं? ये तो खतरनाक और हैं। वृषण में कभी कभी लग जाती है तो भयंकर लगती है, तो भगवान वृषणों को भी शरीर के अंदर कहीं ना कहीं रख देता है ना। लीवर, किडनी, हार्ट वर्ट सब अंदर है, वृषण बाहर लटका दिए। तो जब बच्चा गर्भाशय में होता है तब उसके वृषण शरीर के अंदर ही रहते हैं। जब उसका जन्म होता है तब वृषण जो है वो नीचे खिसक जाते हैं और किस में आ जाते हैं? वो थैले में आ जाते हैं, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। तो जन्म के समय वृषण पहली बात तो स्क्रोटम में आते हैं। और वो स्क्रोटम में क्यों होते हैं ये हमने पहले पढ़ा दिया, क्योंकि बाहर का तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। ठीक है, हाँ। तो अब अगर वृषण जन्म के समय नीचे नहीं आए, अंदर ही रह गए शरीर में, तो क्या होगा? तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो वो बांझ होगा। आई बात समझ में? इस बीमारी को बोलते हैं क्रिप्टोक्रिड्जम। वृषणों का शरीर के अंदर ही रह जाना। क्या? वृषणों का शरीर के अंदर मतलब उदरगुहा में, शरीर के अंदर रह जाना। कब रहते हैं ये? जन्म के समय। वृषणों का शरीर के अंदर रह जाना क्रिप्टोक्रिड्जम कहलाता है। 2 प्रकार का। कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का। यूनिलेटरल क्रिप्टोक्रिड्जम, यूनिलेटरल, और एक होता है बच्चों बाइलेटरल। कौन सा होता है? बाइलेटरल। मतलब क्या है? 2 वृषण होते हैं, एक अंदर रह गया और एक नीचे आ गया, तो बोलेंगे यूनिलेटरल। और बाइलेटरल मतलब दोनों वृषण ही अंदर रह गए हैं। तो एक तो वृषण अंदर है शरीर के और एक बाहर है, तो यूनिलेटरल क्रिप्टोक्रिड्जम। बाइलेटरल मतलब दोनों अंदर हैं। क्या है? दोनों वृषण जो हैं वो अंदर हैं। ठीक है, और दोनों वृषण अंदर हैं तो बोलेंगे बाइलेटरल क्रिप्टोक्रिड्जम। अब खतरनाक कौन सा है? सुनना, सर जब दोनों ही वृषण अंदर हैं तो शुक्राणु का निर्माण होगा ही नहीं, मतलब पूरा ये बांझ होगा, नपुंसक होगा। सर इसका एक वृषण बाहर है, एक अंदर है, तो एक वृषण जो बाहर है वो तो शुक्राणु बनाएगा। इसका मतलब ये बच्चे पैदा कर सकता है, ये बच्चे पैदा कर सकता है और ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो खतरनाक कौन है? ये नहीं है। सबसे ज्यादा ये बीमारी किस में होती है? क्रिप्टोक्रिड्जम सबसे ज्यादा घोड़े में देखी जाती है। स्टार लगा लेना, क्रिप्टोक्रिड्जम बीमारी सबसे अधिक घोड़े में है। खतरनाक कौन सी है? सर ये तो बच्चे पैदा कर सकता है, ये बिल्कुल ही नहीं कर रहा, दोनों वृषण अंदर हैं, तो ये खतरनाक है। नहीं है, ये खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जो है आनुवांशिक रोग है। ये बच्चे तो पैदा करेगा, लेकिन जिसके जितने बच्चे पैदा होंगे उन सब के अंदर बीमारी होगी क्रिप्टोक्रिड्जम। कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये तो बच्चे पैदा नहीं कर रहा, खुद मर जाएगा, बीमारी को ख़त्म कर देगा। बच्चे तो पैदा नहीं किए, खुद मर जाएगा, बीमारी आगे नहीं फैलेगी। ये बच्चे पैदा कर रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, ये बुरी बात है। ठीक है, तो ये आनुवांशिक रोग है। कैसा है? आनुवांशिक मतलब वंशानुगत रोग है। ये कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। तो ये क्रिप्टोक्रिड्जम है जिसमें पशु जो है बांझ पैदा होता है। नेक्स्ट देखो, दूसरी हमने पढ़ी ऑर्काइटिस। दूसरी क्या है बच्चों? ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है वृषण की सूजन। वृषण की सूजन है और ये संक्रामक बीमारी है। इसकी वजह से जो है स्पर्म नहीं बन रहे, शुक्राणु नहीं बन रहे। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर
टेस्टिकुलर एप्लेशिया, और एक इसके साथ हम दूसरी पढ़ेंगे टेस्टिकुलर हाइपोप्लेशिया। टेस्टिकुलर मतलब वृषण, वृषण। एप्लेशिया मतलब वृषणों का विकास बिल्कुल नहीं होना, वृषण बिल्कुल ही नहीं बने। और हाइपोप्लेशिया, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। वृषणों का विकास कम होना, वृषणों का विकास बिल्कुल नहीं होना। वृषणों का विकास ही नहीं हुआ है, तो वृषणी विकास नहीं हुआ तो शुक्राणु कहाँ बनेंगे। वृषणों का विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है, तब भी शुक्राणु बन तो रहे, कम बन रहे हैं, लेकिन वो निषेचन नहीं कर पाएंगे। वृषणों का विकास ना होना, वृषणों का विकास ना होना टेस्टिकुलर एप्लेशिया। वृषणों का विकास कम होना, विकास तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो हाइपोप्लेशिया। इन दोनों कंडीशनों में स्पर्म जो है निषेचन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया या इसको बोलते हैं स्क्रोटल हर्निया, और क्या बोलते हैं स्क्रोटल हर्निया। हर्निया मतलब क्या होता है? हर्निया हम सर्जरी में पढ़ते हैं। हर्निया मतलब होता है किसी अंग का अपनी गुहा को छोड़ के दूसरी गुहा में चले जाना। किसी आदमी का अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में रहने लग जाना, तो वो क्या है? वो बीमारी है, वो आदमी है ना, वो गलत कर रहा है, अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में रह रहा है, तो गलत है। ऐसे ही हमारे शरीर में भगवान ने, ये बक्षीय गुहा है, ये उदर गुहा है और एक पेल्विक गुहा है। हृदय जो है हृदय यहाँ से चल के पेट के पास चला गया तो बीमारी हर्निया है, सिंपल है। लीवर यहाँ से जाके कहीं और चला गया तो हर्निया है। तो हर्निया मतलब होता है किसी अंग का अपनी गुहा, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाना। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? स्क्रोटम हर्निया, आंत का, छोटी आंत या बड़ी आंत का या उदर गुहा का कोई भी अंग, छोटी आंत, आंत का स्क्रोटम में चले जाना। वृषण के अंदर जा रही है आंत, इंटेस्टाइन यहां से निकल के वृषण के अंदर चली गई है, इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई अंदर चली गई, तो वहां पे चली जाएगी इंटेस्टाइन, तो वहां तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उस बीमारी को बोलते हैं स्क्रोटम हर्निया। ठीक है, आंत के किसी भाग का, कौन जाती है? आंत जाती है। आंत के किसी भाग का, किसी भाग का स्क्रोटम में चला जाना। कहाँ चले जाना? स्क्रोटम में चले जाना, क्या कहलाएगा? इंग्वाइनल हर्निया कहलाएगा। एक है हर्मोफ्रोडाइट, लास्ट हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या है बच्चों? हर्मोफ्रोडाइट का मतलब है कि एक जानवर के अंदर, उसी के अंदर वृषण है, उसी के अंदर अंडाशय है। नर और मादा जनन तंत्र एक के ही अंदर होना है, बाइलैंगिक है ना, जिसके अंदर नर जनन और मादा जनन दोनों उसी के अंदर है। वृषण तथा अंडाशय का, वृषण तथा अंडाशय का एक ही जानवर में होना। ठीक है, वृषण तथा अंडाशय दोनों का एक ही जानवर में है वो, तो उसको हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, हर्मोफ्रोडाइट किसे कहते हैं? ठीक है, एक ही आदमी में नर है, उसी के अंदर वेजाइना है, उसी के अंदर शिश्न है, ठीक है, उसी के अंदर टेस्टिस है, उसी के अंदर वो है, तो क्या बोलेंगे? हर्मोफ्रोडाइट बोलेंगे। तो बच्चों ये क्या है? ये नरवांझपन है। क्या है? मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।